एक सब्सक्राइबर को रजिस्टर करने की परमिशन देता है। लिमिट के बाद उसी नाम पर दिया गया नया कनेक्शन बल्क कनेक्शन के अंदर आता है। इसका मतलब है कि कमर्शियल पर्पस के लिए दिया गया है ये कनेक्शन, और इस वजह से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड है। और इसके लिए आपको टैपटॉप पोर्टल, जिसमें टैपटॉप.dg टेलीकॉम। नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और लगातार बने रहने के लिए पिछले कई महीनों से आप सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूं, धन्यवाद आपको देता हूं। और साथ ही आज एक ऐसा दिन है जिसके बारे में चर्चा करना ना सिर्फ जरूरी है, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि अगर इस बात पर चर्चा ना की जाए तो बाकी सारी बातें बेमानी होंगी। जी हाँ, आज 26/11 है, 26/11, वो काला दिन जब भारत के इतिहास में विदेश से आए आतंकी, पड़ोसी देश से आए आतंकियों ने पूरे मुंबई को, जो भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है, उसको हिला दिया। इसके बाद कई सारी घटनाएं हुई जहां से सबूत पे सबूत भारतीय सरकार, जो उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, वो पाकिस्तानी सरकार को भेजती रही और उस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ की एजेंसीज थी, उन्होंने एक मात्र जीवित बचे आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को कस्टडी में रखा, उसको पूरा मौका दिया अपना काउंसलर रखने का, अपना वकील रखने का, जो जिसने उनका केस लड़ा, और बाद में उसे मौत की सजा हुई। देखिए, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो जाहिर सी बात है उस पर एक वैश्विक चर्चा होती है। 26/11 कोई मामूली हमला नहीं था। ये ऐसी जगह हुआ था जहां पर मल्टी कल्चरल ओरिजिन के लोग अक्सर जाया करते थे, चाहे वो ताज होटल रहा हो, चाहे वो नरीमन पॉइंट रहा हो, चाहे वो लियोपोल्ड कैफे रहा हो। हर जगह मुंबई जैसे शहर में हर देश के लोग होते हैं, और जाहिर सी बात है इसमें 16 से 17 देशों के नागरिक मारे गए थे। तो ऐसे में जो 26/11 है उसे भारत का 9/11 भी कहा गया। जी हाँ, वो 9/11 जिसके सरगना को, उसामा बिन लादेन को, पाकिस्तान के अबोटाबाद में पकड़ा गया था। उसी तरह की कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत की वित्तीय राजधानी को हिलाने की, और साथ ही भारत की वित्तीय राजधानी के साथ साथ भारत को हिलाने की थी, जिसे 26/11 की शक्ल में अमली जामा पहनाया गया। मैंने भी इस पर काफी शोध कार्य किया। मेरी पीएचडी जो इंटरनेशनल टेररिज्म एंड मीडिया पर है, उसमें 26/11 को लेकर भी मैंने काफी विश्लेषण किया है। वो एक किताब की शक्ल में ग्लोबल मीडिया एंड टेररिज्म 9/11 एंड 26/11 थ्रू द लेंस ऑफ बीबीसी एंड CNN के नाम से अमेजोन सहित तमाम सारे ऑनलाइन बुक स्टोर पर उपलब्ध है। इस पूरी घटना की जब यूपीए सरकार को विफलता पे विफलता मिलती जा रही थी, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इन 5 देशों के समूहों, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया था। और इस इन्वेस्टिगेशन के फलस्वरूप जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, कोंडोलेजा राइस, और 43वें राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने संयुक्त रूप से बयान दिया था कि हम इस इन्वेस्टिगेशन, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को मानते हैं, और हाँ, मुंबई या 26/11 के हमले में पाकिस्तान की ISI और मिलिट्री की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये ऐसा सबूत है
जो ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल में मेरे पास मौजूद है और मेरी पीएचडी का हिस्सा है। दुखद बात यह है कि क्लैरिकल मिस्टेक और ऑफिशियल प्रोसीजर्स में तमाम सारे अवरोध उत्पन्न करने के बाद ये पीएचडी अभी कोर्ट में है और एमिटी की गलतियों की वजह से, एमिटी यूनिवर्सिटी की गलतियों की वजह से ये पीएचडी अभी अवार्ड नहीं हुई है। लेकिन इसी से मिलते जुलते टॉपिक पर मुझे एक अफ्रीकन यूनिवर्सिटी से पीएचडी अवार्ड हो गई है। तो 26/11 वो हादसा था, वो सुनियोजित साजिश थी, हादसा नहीं था, जो भारत की आत्मा पर चोट करने के लिए पड़ोसी देश ने एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। अब 26/11 की जांच के लिए अभी भी पाकिस्तान में तमाम सारे कोर्ट, जो वहां के कोर्ट्स हैं, उनमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो उसके मास्टरमाइंड्स हैं वो अभी भी बाहर है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मेरा ये अनुरोध है कि आतंकवाद की परिभाषा में उलझते ना हुए, जैसे बात होती है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की, इंटरनेशनल टेररिज्म की और डोमेस्टिक टेररिज्म की, तो इस परिभाषा में ना उलझते हुए, आतंकवाद का कोई जाति धर्म के खांचे में उसको ना बांधते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो, वहां की सरकारों से मेरा अनुरोध है कि 26/11 के मास्टरमाइंड्स को जल्द से जल्द सजा दी जाए और इसमें सभी का भला है। आतंकवाद किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही उन लोगों को बर्दाश्त किया जा सकता है जो आतंकवाद को किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब वार ऑन टेरर शब्द की परिभाषा रची तो ये साफ साफ कह दिया, और ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ये चलती रही है, अभी भी चल रही है, जंग जारी है। तो ऐसे में 26/11 की मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द सजा मिले, यही मेरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से प्रार्थना है। इस दिशा में शीघ्र त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आता हूं पाकिस्तान से, वो खबर है कि इमरान खान जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान आर्थिक लाचारी के दौर से गुजर रहा है, जब वो कर्ज में दबा हुआ है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कर्ज में दबा हुआ है, और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि लोग वहां टैक्स नहीं देना चाहते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग अपना टैक्स दे दें समय से, और जो उन पर बकाया टैक्स है वो दे दें, तो पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कर्ज उतर जाएगा। वो कह रहे हैं हमारे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, हमें लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। इसी कड़ी में वहां के एक मंत्री ने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर आप चाय के कप में 10 दाने चीनी डालते हैं तो 2 दाने ही डालते हैं। तो ऐसे देश में ये कल्पना कैसी की जा सकती है कि वहां की आर्मी, वहां की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आतंकवाद पे इतना पैसा खर्च करे और वो अपने घरेलू समस्याओं से अपनी जनता को निजात ना दिलाए। ये बड़ी ही एक तरह से, अगर पाकिस्तान की जनता को बात पता चलती है कि उनकी पेट की रोटी काट कर आतंकवादियों का पेट भरा जा रहा है, तो वहां पर विद्रोह की स्थिति बन सकती है। आप एक सामान्य आदमी की, जो नौकरी करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं घर में काम करती या नौकरियां कर रही हैं, उनके पेट का, उनकी हलक का निवाला छीन कर आप आतंकवादियों का पेट भर रहे हैं, उनको
उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी आवभगत कर रहे हैं, और वो भी 5 स्टार स्टाइल में। और फिर आप ये कह भी रहे हैं वैश्विक बिरादरी से कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। ये बात पाकिस्तान की जनता को समझनी चाहिए। तीसरी बात, वहां की न्यायपालिका, वहां की आर्मी पाकिस्तान की और वहां की एजेंसी किस तरह राजनीति पर हावी हैं। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप आई है सामने, जिसमें इमरान खान, एक जज को ये कहते सुना गया है कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो वर्तमान है इमरान खान, उनको प्रधानमंत्री बनाना है, ये उस वक्त की बात है जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो नवाज शरीफ को जेल में डालना पड़ेगा। तो इस तरह की घिनौनी राजनीति और इस तरह से आम जनता के पेट पर लात मारकर आतंकवाद को प्रश्रय देना, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कर सकती है। और फिर कहता है पाकिस्तान, ब्लीड इंडिया विथ थाउजेंड्स कट। ये जो उनकी पॉलिसी है कि स्लीपर सेल्स भारत के अंदर उनको प्रश्रय दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और वो भारत के अंदर चोट पहुंचाएं, अंदरूनी इलाकों में, गांवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में, मध्यम दर्जे के शहरों में, बड़े शहरों में। ये पॉलिसी जनरल जियाउल हक के समय से अभी भी चली आ रही है। और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कराया जाए, संवेदनशील मुद्दों पर लोगों की भावनाएं भड़काई जाए और अपने घर में लोगों को देने के लिए निवाला नहीं है, ये खुद कह रहे हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश में हो सकता है और कहीं नहीं। ये बात वैश्विक बिरादरी को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान में जो आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है उस पर चोट पहुंचे, वहां का खात्मा हो और पाकिस्तान की आवाम खुश रहे। एक पड़ोसी देश के नागरिक होने के नाते मेरा मशवरा है पाकिस्तान। तीसरी बात पे मैं आता हूं, तीसरी नहीं बल्कि चौथी बात पर, और इसी के साथ ये बात खत्म हो गई कि कोरोना वुहान वायरस जो चीन में पैदा हुआ वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में डेली मेल, एक लंदन का अखबार है, जिसकी रिपोर्ट आई है कि एक नए किस्म का जो वुहान वायरस से ही पैदा हुआ लेकिन उससे बिल्कुल अलग है, एक वायरस साउथ अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना में पैदा हुआ है। साउथ अफ्रीका में तकरीबन 100 लोग प्रभावित हैं और बोत्सवाना में करीब दर्जन भर लोग प्रभावित हैं, हांगकांग में प्रभावित हैं, अफ्रीका के 3 और देशों में ये फैल रहा है। तो मैं आपका ध्यान उसी तरफ ले जाऊंगा जो CIA की डायरेक्टर हीना चेनी वॉकर हैस्पल ने एक ट्वीट के जवाब में मुझे रिप्लाई दी थी। ये वायरस, इस बारे में इस बात को ही समझना चाहिए, ये वुहान की लैबोरेटरी में बना है और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने 90 दिन के अंदर 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जिसके 40% सदस्यों ने माना था, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ये वायरस लैब में है। और जो चीज प्राकृतिक नहीं है, जो क्रिएटेड है, आर्टिफिशियल है, उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात दावे के साथ कुछ नहीं कही जा सकती। इस वायरस और इसके 3-4 दर्जन से ज्यादा म्यूटेंट से अभी धरती के बाशिंदों को कब तक लड़ना है। WHO ने आज सवेरे सवेरे मीटिंग की है, भारत सरकार भी सतर्क हो गई है, हांगकांग और अफ्रीकन देशों से आने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है। और ये वायरस कहा जा रहा जो बोत्सवाना में पैदा हुआ है, जो वुहान वायरस का ही एक हिस्सा है लेकिन बिल्कुल अलग किस्म का वायरस है, म्यूटेंट नहीं है, इसके बल्कि 34 म्यूटेंट है, जिसे +NU2 कहा गया है। तो ये वायरस, इस पर वैक्सीन भी अभी असर नहीं कर रही है और अभी ये
हफ्ते 10 दिन हुए हैं, तो इस पर स्टडीज इतनी तेजी से हो नहीं सकती। आप सब ने देखा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, फाइजर को, एक वुहान वायरस की, एक कोरोना वायरस की, एक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में भी 1 साल लग गए थे। अभी तो हफ्ते 10 दिन हुए हैं, और ये लोग जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये फैलता बहुत तेजी से, मतलब इसके बारे में अचंभित है बोत्सवाना वायरस के बारे में, जो वुहान वायरस कोविड-19 कोरोना का ही एक स्वरूप है कि ये कितनी तेजी से फैलता है, इसके बारे में आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो पूरी सावधानी बरतें, और मेरे ख्याल से अगर आप मास्क अभी भी पहन रहे हैं, सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, अपना हाथ घर में धो रहे हैं, स्वच्छता हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, तो आप समझदारी का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ग्लोबल टीवी का ये अंक यहाँ समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूं किन्हीं और समसामयिक विषयों पर चर्चा करने के लिए। तब तक आप मुझे दीजिए विदा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। इलेक्शन के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा ये यूजर्स को गलत सिम पर एक्शन लेने की परमिशन भी देता है। DOT की गाइडलाइंस के मुताबिक इन 9 मोबाइल कनेक्शन तक को एक सब्सक्राइबर को रजिस्टर करने की परमिशन देता है। लिमिट के बाद उसी नाम पर दिया गया नया कनेक्शन बल्क कनेक्शन के अंतर्गत है, और इसका मतलब एक ही कमर्शियल पर्पस के लिए दिया गया है ये कनेक्शन, और इस वजह से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड है, और इसके लिए आपको टेलीकॉम पोर्टल जिसमें टेलीकॉम.dg